तो नया चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, स्टडी ऑफ कंपाउंड का ये लास्ट चैप्टर है। सल्फ्यूरिक एसिड हम ये जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO4। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? तो एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये वाले जो ऑक्सीजन रहते हैं ये ऊपर नीचे वाले ये लग रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे लग रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लग रहे हैं। और ये ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यानी सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 होते हैं और 2 की जरूरत है। तो देखो लुईस स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं, इसके अगर हम लुईस स्ट्रक्चर को बनाएं तो वो कैसे बनेगा? ये है सल्फर। सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और एक इस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से आपका ये क्या करता है? शेयर कर लेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी 2 की कमी है, एक ये इससे शेयर कर लेगा, एक इससे। अब इन पर आपके ये ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं, तो एक हाइड्रोजन से ये शेयर कर लेगा यहाँ। ऐसे ही इसके भी कितने हो जाएंगे आपके? ये होगा 6। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे? इस हाइड्रोजन से ले लेगा। सल्फर के देखो कितने थे? 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? अब देखो इस सल्फर का क्या हो गया? इस सल्फर का क्या हो गया भैया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? और इस पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये क्या करेगा? तो ये आपका डोनर की तरह काम करेगा। याद आया जब केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने ये कहा था कि ये एक लुईस बेस होता है और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी होती है वो लुईस एसिड होता है। तो ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। कौन? ऑक्सीजन। और ये हो जाता है लुईस बेस। तो ये क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आगे बढ़ा देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आगे बढ़ा देता है। कौन आगे बढ़ा देता है? सल्फर। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आगे बढ़ा देगा यहाँ पर, ये हो गया, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो गए। ऐसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी आगे बढ़ा देगा ये। ठीक है भाई, ये बढ़ा दिया इसने। अब देखिए सभी के पास में, इसके पास भी 8 हो गए, है ना? और इसके पास भी आपके कितने हो गए? 8 हो गए। ये 8 हो गए। ठीक है, तो 8 कंप्लीट हो गए। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और नीचे भी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है भाई, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसे हमने एरो से दिखाया। एरो से हमने इसे दिखा दिया। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो इसका एक बहुत अच्छा नाम है, इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स? इसलिए नहीं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स पड़े हुए हैं, लेकिन जितना ज्यादा ये यूज होता है मोस्टली चीजों के मैन्युफैक्चर वगैरह में, जितना ज्यादा आपका ये यूज होता है और कोई एलिमेंट आपका यूज नहीं होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ की इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। क्यों?
देखो अगर आप किसी भी चीज को बना रहे हो तो आप उसमें आप एसिड वगैरह डालते हो, और अगर आप एसिड डालते हो तो आप हीट वगैरह भी करते हो, तो आप नहीं चाहते हो कि आपका एसिड उड़ जाए, तो इसलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, 338 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इस टेम्परेचर के बाद ही आपका ये उड़ेगा, तो ये उड़ने से क्या होता है, बच जाता है, तो ये आपका रिएक्ट करता रहेगा। अब मालूम पड़ा इसकी जगह तुमने HCl यूज किया और तुमने उसे रिएक्ट कराया, या HNO3 यूज किया, या HBr यूज किया और तुमने उसे रिएक्ट कराया और तुमने गर्म किया, तो मालूम पड़ा उतना टेम्परेचर पाकर वो खुद ही उड़ जाएगा रिएक्ट करने के बजाय। जब वो वेसल में मौजूद नहीं होगा तो फिर वो रिएक्ट क्या करेगा। ठीक है, घर में हमारी जो बैटरीज होती हैं उसमें भी आपका एसिड यूज होता है। कौन सा एसिड डालते हैं, यही एसिड डालते हैं। तो देखो पानी बार बार खत्म हो जाता है बैटरीज में, बार बार हमें पानी डालना पड़ता है, पर एसिड नहीं डालना पड़ता, क्योंकि एसिड हमने कौन सा लिया है, नॉन वॉलेटाइल एसिड लिया है। नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। और अगर इसकी जगह हम HCl डाल ले होते तो बिल्कुल बैटरी चलती है आपकी, बिल्कुल चलती, पर जैसे जैसे आपको पानी बदलना पड़ता है वैसे वैसे आपको HCl भी बदलना पड़ेगा। पानी तो 100 डिग्री पर आपका बॉयल होता है, HCl पहले ही उड़ जाएगा। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल एसिड है आपका, इसके नॉन वॉलेटाइल की वजह से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, वो तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डायबेसिक एसिड है, यानी 2H+ निकालता है। ठीक है, देखिए इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में जो ग्रीन विट्रॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है, जिसे ग्रीन विट्रॉल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर कहां से आता है, फेरस सल्फेट से आता है। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये क्या देता है, Fe2O3 देता है, और प्लस क्या देता है, SO2 देता है, और साथ में क्या देता है, SO3 देता है, और साथ में आपका ये बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल निकालता है, H2O। इस H2O में ये SO3 क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होकर ये फॉर्मेशन किसका करती है, H2SO4 का। तो बहुत पहले टाइम में जब हमारे पास में बहुत अच्छे बनाने के तरीके नहीं थे इसे, तो हम इसी ग्रीन विट्रियोल नाम के क्रिस्टल्स को गर्म करते थे, और गर्म करने पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता था। ठीक है, इसे हीट करने पर आपका ये मिलता था, तो हम इसे ग्रीन विट्रियोल का ऑयल कहते थे, ये उसका ऑयल निकल रहा है ना, जबकि वो था क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या था। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड, because it was obtained by heating crystals of green vitriol। और ग्रीन विट्रियोल क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, इन फ्री स्टेट sulfuric acid is found in mineral spring। ठीक है, which is formed by action of water on certain sulfides। कुछ एक आपकी मेटलिक सल्फाइड्स या दूसरी सल्फाइड्स रहती हैं, उनके साथ में वाटर रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने पर ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो जो स्प्रिंग्स रहती हैं, यानी जो नदी के स्रोत वगैरह रहते हैं, झरने वगैरह रहते हैं, तो उसमें भी आपका ये फ्री स्टेट में मौजूद रहता है उस पानी में।
बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि H2SO4 का पूरा तालाब है, ठीक है। इन कंबाइंड स्टेट एस बेराइट्स यानी BSO4, बेरियम सल्फेट को हम बोलते हैं। जिप्सम, ये सब इसके कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेंगे। जिप्सम CSO4.2H2, ठीक है। केसराइट, ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मोनोहाइड्रेट H2O, ठीक है। तो ये सब इसकी कंबाइंड स्टेट होती है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहली जो प्रिपरेशन होती है वो होती है बाय एक्शन ऑफ aqueous solution of sulfur dioxide, ठीक है, with ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनके साथ में रिएक्शन करा के, ठीक है। हमने सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन दिया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, पानी में घोल दिया, और पानी में घोल दिया, ये डाल दिया भाई पानी में, ठीक है। और इसके साथ में हमने रिएक्शन करा दिए। किसकी रिएक्शन करा दी है भाई, हमने रिएक्शन करा दी है ऑक्सीजन की, ठीक है, या इसी के साथ हमने रिएक्शन करा दी पानी में, जब हमने इसे घोल दिया तो हमने क्लोरीन की रिएक्शन करा दी है, या हमने इसकी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा दी है पानी में घोलकर। तो देखना है यहां पर क्या होगा। SO2 ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन यहां पर बहुत मेन है, इस रिएक्शन को तो बहुत अच्छे से याद रखो, यही आपकी की बनेगी आगे भी जाकर। SO3 तुरंत पानी के अंदर घुलता है और किसका फॉर्मेशन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2। भाई देखो ना, SO3 और हमने ये लिया पानी, पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो H2S और O कितने हो गए, ये ऑक्सीजन के साथ लग गया तो H2SO4 बन गया। समझ में आ रही है बात। तो बस एक SO2 के लिए एक नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 SO2 लेने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन ले लेंगे, तो 2 क्या बन गई है आपकी, 2 SO3 बन गई है। और एक SO3 को एक H2O चाहिए, तो 2 SO3 को 2 H2O चाहिए, तो आपने 2 H2O लिए, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर हम बात करें, ये रिएक्शन कैसे हो रही है। अब देखो बड़े आराम से समझना, SO2 को पानी के अंदर घुलना है, पानी के अंदर घुलेगा तो ये H2SO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। SO2 को पानी के अंदर घोलोगे तो क्या बनेगा, H2SO3, ध्यान दो इधर, H2SO3 का फॉर्मेशन होगा, पर हमें किसका फॉर्मेशन करना है, H2SO4 का फॉर्मेशन करना है। तो H2SO4 के लिए हमने क्लोरीन ले लिया, ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, तो इसे SO3 में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये एक H2O से ये दोनों क्लोरीन 2H+ निकाल लेंगे, 2 क्लोरीन है ना, 2H+ निकाल लेंगे, तो यहां से नेसेंट ऑक्सीजन फ्री हो गया कि नहीं हो गया। ये नेसेंट फ्री ऑक्सीजन एक SO2 के साथ में जाके लगा, तो क्या बनाया इसने, SO3, और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल ने इस SO3 को घोलकर क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया कि नहीं बना दिया। तो आपको यहां पर क्या क्या मिला है, H2SO4 मिला है प्लस 2HCl मिल गया,
समझ में आ गई बात? यहाँ दो पानी की मॉलिक्यूल इसलिए लगी। ब्रोमीन भी बिल्कुल यही करेगा। क्या बनेगा यहाँ? क्या बनेगा? H2SO4 प्लस 2HBr। समझ में आ गई बात? नहीं आई? और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? तो क्लोरीन का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो या पैरेट ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीनिश येलो कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, ग्रीनिश येलो कलर फेड्स। ये क्या होता जाएगा? फेड होता जाएगा। ब्रोमीन गैस का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? तो रेडिश ब्राउन यहां पर जो कलर रहेगा वो क्या होता जाएगा? फेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन यूज होती जा रही है। ठीक है, जब ये यूज होती जा रही है तो फिर धीमे धीमे इसका कलर गायब होता जाएगा। इस समय ये मालूम चलता है। ठीक है, अब अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन कराते हो सल्फर की, सल्फर विथ कंसंट्रेटेड HNO3, तो भी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? मैंने क्या बताया था? आपने ये लिया HNO3 कंसंट्रेटेड ले लिया, ये किस में टूटेगा? H2O में टूटेगा, प्लस NO2 में टूटेगा, और क्या निकालता है? नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर के साथ में लगेगा और क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर के साथ में लगेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर मोनोऑक्साइड। फिर आपका एक और लगेगा, क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर एक और लगेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कुल मिलाकर क्या बना? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन में ये पानी तो बना ही था। इस पानी के अंदर ये क्या हो जाएगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होगा तो क्या बना देगा? H2SO4। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो देखो, अब HNO3 का दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? H2NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। मैंने आपको बताया था 2NO2 देते हैं और एक नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? रिएक्शन को बैलेंस करने में नहीं आया यार। HNO3 का हमने ये दे दिया एक मॉलिक्यूल, और ये क्या दे रहा है? H2। अब H2 करने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, दो लगाओगे तो दो कौन निकल गए? दो NO2 निकल गए। अब ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो 4 और 1 5 हो गई ऑक्सीजन इस साइड, प्रोडक्ट साइड, और एक नेसेंट ऑक्सीजन ये निकल लिए। तो एक नेसेंट ऑक्सीजन निकालने के लिए कितने HNO3 चाहिए? 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए? तो बस लगा दो 6 यहाँ, लगा दिया। अब देखो, 2 से निकलता है एक पानी का मॉलिक्यूल, तो 6 से कितना निकलेगा? 3 पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे। 2 से निकलती है 2 NO2, तो 6 से कितनी निकलेगी? 6 NO2 निकलेगी। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन को यहां से हटा दो और इसकी जगह क्या बनाओगे तुम? सल्फ्यूरिक एसिड ही तो बनाओगे भाई। क्या बनाओगे? सल्फ्यूरिक एसिड ही तो बनाओगे यहां से। तो हमने ये बना दिया H2SO4। पर जैसे ही आपकी क्या ये बनी थी, क्या बनी थी भाई? SO3 बनी थी, तो उसने एक पानी का मॉलिक्यूल यूज भी तो कर लिया। जब एक यूज कर लिया, H2O कितने बन रहे थे? 2 से बन रहे थे 1, 6 से बनेंगे 3। तो अब यहां पर कितने पानी के मॉलिक्यूल बचे? बोलो, 2 बचे कि नहीं? तो इसे हटा दो और यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ कितने पानी के मॉलिक्यूल है? 2। ये हो गई इसकी रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। हर तरीके से बैलेंस कर सकते हो सोच समझ के। देखो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, क्लियर है भाई? अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। और इसके लिए जो प्रोसेस लगती है उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड के लिए क्या लगती थी? हाँ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, और इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हमने यहां पर क्या किया है? कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है,
कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो करेंगे वो करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्या करेंगे, तो पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हो, बनी बात है, आप क्या ले रहोगे, सल्फर ही तो ले रहोगे। सल्फर ही तो, सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर, ठीक है। तो सल्फर को पहले हमें क्या देना है, नेसेंट ऑक्सीजन देना है, उसे सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये पहली प्रोसेस है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी बन जाएगी, तो अब सल्फर डाइऑक्साइड जब बनेगी तो और भी अदर गैसेस बनेंगी, तो उसका हमें क्या कर देना है यहाँ पर, प्यूरिफिकेशन, कि हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन बचे है, सल्फर डाइऑक्साइड बचे है। तो यहाँ इसका सल्फर डाइऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन, ठीक है, इसका हमने प्यूरिफिकेशन किया ऑफ गैसेस। फिर तीसरी चीज जो हम करते हैं वो करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन, और इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, बताओ तुम। ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, तो किस में कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडेशन से, SO3 में ना। मैंने अभी क्या बताया, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सी रिएक्शन को याद रखना है, कि आपका ये क्या करता है, SO3 पानी में डिसॉल्व होकर H2SO4 बनाता है, ठीक है। तो आप कहीं से कुछ भी करोगे तो ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड का करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें आप कन्वर्ट करोगे इसे, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये किसकी मदद से होता है, कैटलिस्ट की मदद से होता है। तो हम इसे बोलते हैं कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैटलिस्ट यहाँ जो यूज होता है ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है। क्या यूज होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नाइट्रिक एसिड में किसका यूज करते थे हम, प्लेटिनम का। और यहाँ कौन यूज होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है इट इज B2O5, ठीक है, इसका आप यूज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा, पानी के अंदर इसे डिसॉल्व कर देना, ठीक है। लेकिन देखो अगर हम लैब में तो हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, पर बेसिकली अगर देखा जाए जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट बन रहा है, तो यहाँ से इतनी हीट निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी कि वो आपके एब्जॉर्प्शन टावर वगैरह को भी फाड़ सकती है, और इतना प्रेशर बिल्डअप होगा कि वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इसे पानी के साथ में रिएक्ट ना कराकर हम उल्टा, देखो हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही इसे हम डिसॉल्व कराते हैं, किसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम कराएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही एब्जॉर्ब कराते हैं, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब कराते हैं तो यहाँ पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी फॉर्मेशन हो जाता है, ओलियम। तो ओलियम मतलब वो मॉलिक्यूल होता है, इससे ओलियम इज फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे जरा देखना, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, ठीक है, H2S2O7 होता है। कैसे बनता है जरा समझ लेना। ये लिया, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड को हमने बनाया, देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा एक और सल्फ्यूरिक एसिड बना लो बगल में,
ये एक और सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ बना लिया। अब हम क्या करें, हम यहां से वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, और वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिमूव किया हमने, पूरी तरीके से डिहाइड्रेट नहीं किया। जब एक मॉलिक्यूल रिमूव किया तो यहां पर देखो ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा, सल्फर का एक बॉन्ड खाली हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये ऑक्सीजन यहां लगा है और ये सल्फर यहां है, ये दोनों ऐसे कंबाइन हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो H2 हो गए, S2 है, और O देखो 7 है, 3 3 6 और 1 7। ये बन गया ओलियम का स्ट्रक्चर, ये ओलियम का स्ट्रक्चर है, दिस इज ओलियम। ओलियम का ही दूसरा नाम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? पानी किसी चीज को शांत करता है, हमने इसमें से पानी और निकाल दिया, तब तो और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, भाई ये फ्यूम आपकी खूब दम से निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो ये विदाउट वाटर है, तो एक H2SO4 हमने लिया, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लिया हमने, उसमें SO3 को हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो H2SO4 का हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, देखना जरा किया क्या हमने, हमने H2SO4 का मॉलिक्यूल लिया था एक, और हमने SO3 मतलब क्या हो गया, ये SO3, तो ये हमने करा दिया, इसकी रिएक्शन इससे कराई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये H यहां से निकलेगा, ये H इसके ऊपर अटैक करेगा, जाकर इसके पीछे से लग जाएगा, इसके एक बॉन्ड को तोड़ देगा, इसके पीछे लग जाएगा। अब इसका एक बॉन्ड यहां पर आ जाएगा फ्री होकर, और ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, ओलियम का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, एक जनरल व्यू मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो इस तरीके से ये ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। SO3 इज नॉट एब्सॉर्ब्ड इन वाटर, अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको नॉर्मली H2SO4 को हीट करके भी तो बना सकते हैं क्या, ये ओलियम, पानी तो हटाना है, नहीं डिहाइड्रेट नहीं करना। देखो बेटा, अगर आप उसे हीट करोगे, पानी हटाओगे, तो आप उतना स्पेसिफिकली आप पानी को नहीं हटा सकते हो, पूरा पानी निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। तो सबसे बेस्ट होता है ओलियम के फॉर्मेशन का तरीका ये। अब जब ये ओलियम बन गया, पर हमारा मकसद क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, तो हम क्या करते हैं, इसका डाइल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, ओलियम का हम डाइल्यूशन कर देते हैं, यानी हमारा H2S2O7 जो बना था, इसमें सीधा सिंपली हमने पानी डाला, तो इसने दो मॉलिक्यूल दे दिया, किसके, H2SO4 को। भाई पानी तो दे दिया हमने, जैसे ही हम पानी देंगे तो देखना यहाँ क्या होगा, हमने दिया पानी H2O, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, एक OH यहां आकर लग जाएगा और एक H यहां आकर लग जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल बन गए कि नहीं बन गए H2O के, है ना। और इस तरीके से आपका यहाँ पर ये H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। अब ब्रीफ में इसे हम लोग देखेंगे कल, अभी मैंने जस्ट एक जनरल आइडिया दे दिया, ठीक है।